उड़ती हुई जहाज आसमान की ओर ध्यान कर, उड़ती हुई आवाज आसमान की ओर ध्यान कर, पक्षियां कर आती है, पक्षियां कर आती आसमान की सैर, अपने पंखों पर विश्वास कर। दोस्तों, उड़ती हुई जहाज आसमान की ओर ध्यान कर, उड़ती हुई जहाज आसमान की ओर ध्यान कर, पक्षियां कर आती है सैर आसमान की, अपने पंखों पे विश्वास कर। सोचो बिना कोई विकल्प फुर उड़ जाती है, सोचो बिना कोई विकल्प फुर से उड़ जाती है, और हम सहारे की खोज में चोट कर जाते हैं अरमान पे, चोट कर जाते हैं अरमान पे। धन्यवाद साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक, आप सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज यूक्रेन रूस के युद्ध के मद्देनजर रखते हुए, यूक्रेन और युद्ध के मद्देनजर काफी व्यस्तता के बावजूद भी तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं तथा भारत की विदेश नीति और भारत की कूटनीतिक चाल क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक था। हालांकि इस समय में भारत को काफी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो स्वाभाविक मित्र हमारा रसिया है, तो दूसरी तरफ जो संप्रभुता वाली राष्ट्र अमेरिका है, कूटनीतिक मित्र, उसकी भी आवश्यकता है। यानी भारत का विदेश मंत्रालय को बहुत ही सोच संभल के कदम उठाने की जरूरत है, और इसी को हम अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे लेकर के उस पर बहस करके, उसको संभाल करके, संजो करके, आपस में एकता भाईचारा बना करके राष्ट्र को मजबूत कैसे करें। क्योंकि जिंदगी भर, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल आराम से जिंदगी जाती है, लेकिन जब छोटे पैमाने पे लीजिए कि आपके परिवार पर कोई हमला करता है, आपके जान पे कोई हमला करता है, तो ये सारी खुशियां फूर हो जाती है। जब आप अपने लिए किसी मित्र की तलाश नहीं कर रहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए रहते हैं, अपने शरीर को मजबूत नहीं किए रहते हैं, अपने राज्य को मजबूत नहीं करते हैं, अपने देश को मजबूत नहीं करते हैं, तब आपके ऊपर इस सारी जो कठिनाइयां आती है, उससे लड़ने के लिए, उसको सस्टेन करने की आपकी क्षमता रहती नहीं है, क्योंकि उस दिशा में आपने कभी सोचा ही नहीं होता है। तो वैसे तो जिंदगी आराम से निकल जाती है, सोच की कि सब चल रहा है, हम भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसलिए राष्ट्रवाद को मुद्दा को मैं बार बार उठाता हूं, और कौन सी राष्ट्रवाद है, राजनीति वाली राष्ट्रवाद नहीं, जो बीजेपी बताती है या कांग्रेस बताती है, सपा बताती है या राजद बताती है। राष्ट्रवाद होता है वो पार्टी के दलगत और व्यक्ति समाज से ऊपर उठकर देश के लिए जो सोच, समर्पण, आस्था, विश्वास होता है, वो राष्ट्रवाद के बारे में मैं आपको बार बार चर्चा करता हूं, और एक छोटा उदाहरण देकर के बताने की कोशिश करता हूं कि राष्ट्रवाद क्या है, और राष्ट्रवाद से देश की
अखंडता, एकता, सुरक्षा और सद्भावना कैसी बनती है, कैसी बनी रह सकती है, और भारत का विश्व में डंका कैसे बच सकता है, उस राष्ट्रवाद की बात करता हूं। साथियों, एक और आग्रह करना चाहता हूं, कितनी बार पोस्ट में डाल चुका हूं कि मेरा फेसबुक पे जो 5000 फ्रेंड लिस्ट पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। वो बंधु सोच रहे हैं कि मैं उनको इग्नोर करता हूं, लेकिन साथियों ये बात नहीं है। 5000 लिमिट है, उसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। इसलिए आप लोगों के लिए मैं फेसबुक पेज बनाया हूं। कृपया आप यदि मेरे फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से जुड़िए, क्योंकि वहां कोई सदस्य की लिमिट नहीं है। आप वहां पे जुड़िए। दूसरी बात और आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा YouTube चैनल है सीताराम पूनम सोशल अवेयरनेस एंड एजुकेशनल चैनल। कृपया आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और राष्ट्रवाद संबंधित कविता और ऐसे बहुत सारी प्रेरणादायक और सत्य पर आधारित आपको चर्चा मिलेगी। प्यारे देशवासियों, आज यूक्रेन और रूस के बीच भयंकर युद्ध का रूप ले रही है। विश्व समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ यदि हस्तक्षेप नहीं करता है तो परिणाम बहुत ही भयानक होने की संभावना है। हालांकि मेरे मित्र का आज ही पोस्ट आया था, रंजन पांडे जी का। वो बोले कि राष्ट्र संघ एकदम एक निरीह, कमजोर और मतलब परीक्षा में सवाल पूछने और आंसर देने के सिवा और कुछ नहीं है। और हकीकत भी लग रहा है ऐसा ही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना जोर कभी नहीं दिखाई है और हमेशा ही एक राष्ट्र को युद्ध से बचाने में सफल नहीं हुई। मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे गांव में, अभी तो नहीं, गांव गांव में जो पंचायती राज है, वहां पे एक गांव का बुजुर्ग का संगठन पंचायत होती थी, जो पूरे गांव को एकता के सूत्र पे बांध कर रखती थी और किसी के झगड़ा झंझट होने नहीं देती थी, और होने पर उनको उचित दंड दे करके एक सीमित झगड़ा को सीमित समय में ही, सीमित नुकसान में ही खत्म कर दिया जाता था। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ इन सारी युद्ध की विभीषिकाओं और मानवीय वेदनाओं को बचाने में अक्षम है, और इसमें सबसे बड़ा स्वार्थ है बड़े बड़े देश जो अपना हथियार बेचने के लिए युद्ध की संभावनाओं को एक हवा देते हैं और एक दूसरे को युद्ध करने के लिए उकसाते हैं, और बाद में अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। और जो छोटे देश होते हैं वो सोचते हैं आखिर सांस तक कि हमें कोई मदद करने आएगा, हमें कोई मदद करने आएगा, और तब तक वो बर्बाद हो चुका होता है। और फिर उसके बाद देश की अन्य देशों की हस्तक्षेप होती है, और काफी नुकसान के बाद फिर रिस्टोर किया जाता है। तब तक बहुत सारी हानियां हो चुकी होती है। अभी 1 साल पहले की घटना है, अजरबैजान और आर्मेनिया की युद्ध। दोनों एक छोटा सा कंट्री है, क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगभग बराबर की स्थिति में दोनों देश था। लेकिन एक तरफ रसिया आर्मेनिया का रक्षा करने का प्रण लिया हुआ था, दूसरी तरफ अन्य कंट्री थे। अजरबैजान आर्मेनिया पर आक्रमण कर दिया और
रसिया अंत तक केवल बोलता रहा कि परिणाम भुगतना होगा, परिणाम भुगतना होगा, परिणाम भुगतना होगा, यदि आक्रमण करोगे और कुछ करोगे और कुछ करोगे। और इतना बोलते बोलते अर्मेनिया के लगभग 60,000 सिविलियन और सैनिकों की मौत हो गई। यही 2020 की घटना है, 2020 और 21 में। लेकिन ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ और ना ही कोई देश आगे आया उस बर्बादी को रोकने के लिए। और यही हालात इस बार भी सारा देश, विश्व समुदाय जान रही थी कि रसिया यूक्रेन पर अटैक करने वाली है। नाटो देश कितनी चर्चाएं की, 30 देश का एक संगठन है नाटो, यूरोपियन संघ का, जिसका हेड करता है अमेरिका। शुरुआत में वो भी दम दिया कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे यदि रसिया अटैक करती है यूक्रेन के ऊपर। और इसी गलतफहमी को पाले यूक्रेन युद्ध का से न डरने का नाटक करता है। जबकि आज मैं न्यूज चैनल पे देख रहा था तो हर मामले में रसिया यूक्रेन से 10 गुना शक्तिशाली है, चाहे वो सेना के मामला हो, धन का मामला हो, क्षेत्रफल का मामला हो, या किसी भी प्रकार का। लेकिन युद्ध की संभावनाओं को जोड़ देना ये रसिया का भी नीति है, अमेरिका का भी नीति है और चाइना का भी नीति है। और हर फ्रांस, जर्मनी, जो भी हथियार का बड़ा बड़ा उत्पादक देश है, ये सब चाहता है कि भाई उसका हथियार खरीदेगा कौन? जब तक कि युद्ध की धमक नहीं होगी उसका हथियार ऐसे ही लैब में टेस्ट होकर के और गोडाउन में पड़े पड़े सड़ जाएगा। इसलिए युद्ध की विभीषिकाओं पर गंभीरता न लेते हुए मजाक मजाक में युद्ध की विभीषिकाएं करा देते हैं ताकि उनका हथियार का बाजार गर्म रहे, बिकती रहे और उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होता रहे। साथियों, लेकिन हमारे देश के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि एक तरफ रसिया हमारा स्वाभाविक मित्र है तो दूसरी तरफ अमेरिका अभी हाल ही के दिनों में बहुत सारी रक्षा डील हुई है। संबंध डोनाल्ड ट्रंप जी जब से राष्ट्रपति बने तब से बहुत सारी संभावनाएं, व्यापार और समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच में काफी प्रगढ़ता आई। लेकिन इसके बावजूद भी न हम रसिया के तरफ कहां छोड़ सकते हैं और न ही अमेरिका को नाराज कर सकते हैं। तो अभी बहुत ही कठिन समय है, वेट एंड वॉच का समय है भारत के लिए। और इसका एक जीता दल का उदाहरण 2 दिन पहले एक मीटिंग हुआ था जिसमें नाटो के, यूरोपियन संघ के प्रतिनिधि के बीच में अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी बैठे हुए थे। उन्होंने भारत पर कटाक्ष करने की कोशिश की कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन के मुद्दा को लेकर के जब वोटिंग हो रहा था तो भारत का रूप वहां पे स्पष्ट नहीं दिखा, वो वोटिंग करने से पीछे हट गए। ये मतलब ठीक नहीं है। जयशंकर जी इतने अनुभवी, पहले विदेश सचिव थे और उन्हीं अनुभव के कारण उनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया। वो भला चुप कैसे रह सकते थे? उन्होंने बोला कि आप एशिया पैसिफिक शांति की बात नहीं कर रहे हैं, आप यूक्रेन और रसिया युद्ध की बात करना चाह रहे हैं। हेलो।
तो ये मुद्दा कोई नई मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही पुरानी मुद्दा है। चूंकि रसिया और यूक्रेन का मुद्दा हाल का मुद्दा है, लेकिन एशिया पैसिफिक में जो भी ये मुद्दा है बहुत पुराना मुद्दा है, और इस मुद्दा को सुलझाने में हमारा देश आगे रहा है, अग्रणी रहा है। लेकिन अभी जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इस पर खुद नाटो अपना पक्ष रखने के काबिल नहीं है, तो हम पे आप सवाल नहीं डाल सकते हैं। मॉडरेटर काफी अग्रेसिव होकर के बात कर रही थी, जिसका हमारा विदेश मंत्री जयशंकर जी अच्छा जवाब दे रहे थे। और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति अभी तो हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हमारा स्वाभाविक मित्र रसिया है, जिसको हम खो नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे रक्षा सौदा में जितना भी डील होता है उसका 50% डील रसिया से हुआ है, तो हम इसको नाराज नहीं कर सकते। अब बात आती है, हेलो, अब बात आती है कि हेलो, कि रसिया जो कर रहा है वो सही है या गलत है। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि दो तरह से सोचना पड़ेगा इसमें। हेलो, एक तरफ 1989 से 1991 के बीच जब अमेरिका अपनी कूटनीति चाल से यूएसएसआर को 12 खंड में विघटित कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि तब रसिया कमजोर पड़ गया था और 12 खंड में तोड़ दिया। और कोई भी देश अपना यदि कमजोरी की स्थिति में विघटित हो सकता है तो मजबूत स्थिति में विघटन को समेटने का हक रखता है। इस लिहाज से देखा जाए तो रसिया जो 12 देशों में टूटा हुआ है, एक दो को तो और यदि समेट लिया है, उसको भी हक है कि जो विघटित हुआ है यूएसएसआर उसको एक करे। जैसा कि हमारा देश भारत किन्हीं कारणों से कूटनीतिक, राजनीतिक और दूरदर्शिता, कमजोर नेतृत्व के कारण एक समय में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, इवन ईरान तक एक अखंड भारत हुआ करती थी, जो आज लगभग 5-6 खंड, भूटान, नेपाल, मतलब 6-7 खंड में बट गई है। यदि हमारी भी संप्रभुता बढ़ी है, हमारी भी ताकत बढ़ी है, तो भारत में भी ये आवाजें उठते रहती है, अखंड भारत की सपना पूर्ण हो, अखंड भारत की सपना पूर्ण हो। तो मेरे समझ से जो रसिया कर रहा है एक होने के लिए, विकसित को संगठित करने के लिए, वो भी जायज है, लेकिन हथियार के बल पर करना अनुचित है। लेकिन आज विश्व समुदाय हथियार की होड़ में लगी है और लगभग यही भाषा सब जगह चलती है और जो जोर जबरदस्ती और हथियार की भाषा ही चल रही है।
इस परिस्थिति में भारत को भी और मजबूत और सशक्त और राष्ट्रवाद का मंत्र को हर समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाल, बिहार, असम, गोवा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, सबको भूलकर एक राष्ट्र, एक नीति, एक राष्ट्र, एक नागरिक वाली सोच को लेकर के आगे बढ़ना होगा, ताकि राष्ट्र सशक्त और मजबूत बन सके। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि वैसी तो जिंदगियां आराम से निकलती हैं, लेकिन ये जब खंड खंड में बटा हुआ और एक आज ले लीजिए पाकिस्तान का क्या बुरा हाल है, बद से बदतर स्थिति है और इतने अरब डॉलर उनके ऊपर कर्ज है कि कभी चाइना के आगे, तो कभी विश्व बैंक के आगे, तो कभी यूएई के आगे हाथ फैलाता रहता है। और यदि वो पूरा कर्ज उतारना होगा तो पाकिस्तान की पूरी मतलब खजाना खाली हो जाएगी। और यदि वही भारत के साथ जुड़ा होता, जो अखंड भारत का हिस्सा था होता, तो आज एक भारत भी विश्व में नई शक्ति के साथ खड़ा रहता और वो भी खड़ा रहता। इसलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा सर्वोपरि मुद्दा है। और ये राष्ट्रवाद क्या है, एक बार और चर्चा करना चाहता हूं कि ताकि हमारा देश मजबूत स्थिति में रहे। जैसा कि मैं एक दिन बोला था, जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण का शकीबुल गनी लगभग 341 रन बना करके क्रिकेट में विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया था। तो दोस्तों, मैं पोस्ट में देखा था कि बीजेपी, मैं बीजेपी कहने का मतलब है इसलिए बोलना पड़ रहा है बीजेपी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बीजेपी है तो मुस्लिम के खिलाफ है। अब जो भी है, जिसकी धारणा है वो अलग बात है, लेकिन जब शकीबुल गनी 341 रन मानकर विश्व कीर्तिमान किए थे, तो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सारे लोग उनके माता पिता और उनको बधाइयां दे रहे थे, उनके घर जाकर मिठाइयां खिला रहे थे। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम नहीं, वहां एक ही बात था, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। और दूसरी एग्जाम्पल बताते हैं कि भले हम आपस में थोड़े गुंडे बदमाश टाइप के लोग, जो स्वार्थी नेता छोटे छोटे हैं, उनके बीच में लड़ते रहते हैं कि हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, हम असम के हैं, हम बंगाल के हैं। और मैं बोलता हूं कि इसमें भी एक राष्ट्रवाद है, बशर्ते कि वो प्यार भरी संबंध हो तब। कैसे कि यदि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का क्रिकेट खेलने में आगे निकल रहा है, तो उसको हम एक राष्ट्रवाद की प्रेरणा दे करके, चंपारण के लिए बूस्टअप करके, ताकि चंपारण के लोग उसको स्नेह दे करके, अपना प्यार दे करके, राष्ट्रवाद का एक छोटा बीज डाल के चंपारण का नाम रोशन कर। तो चंपारण का जब नाम रोशन करके वहां से जब आगे बढ़ेगा, तो बिहार का नाम रोशन करेगा। जब राज में मैच होगा, वहां पे आगे निकलेगा, देश के लिए आएगा। और जब विदेश से होगा तो भारत का नाम रोशन करेगा। न छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हम नहीं बोल सकते हैं, पनपे हुए बीज राष्ट्रवाद के, ये बड़ा होकर के हमें एक बृहद राष्ट्रवाद का संरचना स्थापित करता है। क्योंकि मान लीजिए कि बिहार की तरफ से शकीबुल गनी मैच खेलेगा और महाराष्ट्र से कोई मैच खेलेगा, तो महाराष्ट्र के जो लोग होंगे वो अपने स्टेट के लिए चीयरिंग करेंगे, बिहार के होंगे जो उनके लिए करेंगे। लेकिन वही खिलाड़ी जब हम
उसके अगेंस्ट चीयर कर रहे हैं, लेकिन जब वो देश के लिए खेलता है ये हम भूल जाते हैं कि ये बिहार का खिलाड़ी है, इसको हम चेयरिंग नहीं करेंगे, हमारा दुश्मन है, अपोजिट है। वहां हम देखते ही नहीं है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी जब खेलते थे तो पूरा देश, ना मराठी, ना हिमाचली, ना बिहारी, ना यूपी, टोटली देश उनके दिमाग में ही नहीं होता था कि ये कहाँ का है। सिर्फ ये रहता था कि ये भारत का खिलाड़ी है। उसी प्रकार जब धोनी मतलब तीनों फॉर्मेट में भारत को 3 नंबर 1 बनाए, उस समय किसी के दिल में ये नहीं था कि ये बिहारी है, झारखंडी है। सबके दिल में एक भारतीयता, राष्ट्रवाद की भावना थी। तो छोटे स्तर का भी बीज है राष्ट्रवाद का, वो सही होना चाहिए। तो इस प्रकार शकीब उल गनी भी राष्ट्रवाद के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल साबित होंगे आगे चल करके, अभी भी साबित हुए हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में एक बीज का जो संरचना है अंकुरित होकर के वो बड़ा पौधा बनेगा, राष्ट्रवाद का बड़ा पौधा, जो देश के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। साथियों, इसके साथ ही मैं फेसबुक पे जो राष्ट्रवाद की चर्चा थी और यूक्रेन रूस की युद्ध की विभीषिकाओं पर थोड़ा प्रकाश डाला। ये लगभग तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्र, जो मैं पहले बताया कि युद्ध की विभीषिकाओं में छोटे राज्य देश को छू करके पीछे हट जाते हैं ताकि उनकी हथियार की बिक्री बढ़े। मेरा पूर्ण विश्वास है कि 2-4 दिन के बाद रसिया को सारे देश मिलकर के मजबूर करेंगे और यूक्रेन आत्मसमर्पण कर करके युद्ध की समाप्ति होगी। और लोगों में नहीं, छोटे छोटे देशों में हथियार खरीदने की होड़ लगेगी। कुछ रसिया से खरीदेगा, कुछ चाइना से खरीदेगा, कुछ भारत से भी खरीदेगा। खुशी की बात है कि भारत भी हथियार के होड़ में बढ़ चुका है और अपने ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य उपग्रह और बहुत सारी हथियार का निर्यात करने में सक्षम हो चुका है। और फ्रांस तो करता ही है, फ्रांस करेगा और जर्मनी करेगा, ब्रिटेन करेगा। और मेरी मानो तो 4 से 5 दिन और इसके बाद यूक्रेन और रसिया की युद्ध समाप्त हो जाएगी। और भगवान से दुआ करते हैं कि 4-5 दिन नहीं, कल हो जाए, आज हो जाए, ताकि मानवता पे आई हुई संकट, चाहे वो किसी भी देश का हो, इंसानियत के नाते हमारी दुआएं होनी चाहिए कि कहीं भी जान माल की क्षति हुए बिना युद्ध यदि रुक जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। साथियों, आज मैं एक छोटी रचना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपके सामने आया हूं। ये रचना भोजपुरी में है और थोड़ा सा विषय वस्तु ये है कि एक व्यक्ति के मन में अपने बाल बच्चों के लिए क्या रहता है और बाल बच्चे उस रास्ते पे नहीं चलता है और उसके अरमान को पूरा नहीं करता है। तो इसी को दर्शाते हुए मैं एक छोटी सी रचना लिखा हूं। आशा करता हूं कि आपको एक मनोरंजन और सीख देगी। पेश है कि मन के सोचल मन ही रह गेल, अरे मन के सोचल मन ही रह गेल, अरे सब चल गेल बहारन में जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में।
तो शादी के बाद बड़ा गोरौली कच्चा पका पकवान चढ़ौली। शादी के बाद बड़ा गोरौली कच्चा पका पकवान चढ़ौली। कौनो देवी देवता न छूटल, कौनो देवी देवता न छूटल, जबली मेरी के पेट न उठल। अरे जन्म लीली भंसारन में जे बात रहले अरमानन में, जे बात रहले अरमानन में। जन्म होते बजौली बधाई, तो जन्म होते बजौली बधाई, लड्डू जलेबी बटौली मिठाई। जन्म होते बजौली बधाई आ लड्डू जलेबी बटौली मिठाई। पूजा करौली पंडित जी के बुलाई, पूगी पिटा गईल संसारन में जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। अरे मन के सोचल मन ही रह गेल, सब चल गेल बहारन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। तो जब बबुआ 2-4 साल भई, जब बबुआ 2-4 साल भई, मोटर वाली बाइक किनाई, मतलब दुलार के मारे कि दिन पर दिन कर्जा बढ़ी आई। कहे कि दिन पर दिन कर्जा बढ़ी आई, कहे कि खर्चा रोज होवे हजारन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। तब बबुआ के पढ़े के उम्र भइले, बबुआ के पढ़े के उम्र भइले, प्राइवेट कन्वेंट में दाखिला करैले। बबुआ के पढ़े के उम्र भइले, प्राइवेट कन्वेंट में दाखिला करैले। भाई सरकारी स्कूल में दुलरुआ लड़का थोड़ी पढ़े, तो यही ला कि प्राइवेट कन्वेंट में दाखिला करौली। अब बबुआ बड़ा रोब जमौले, अब बबुआ बड़ा रोब जमावे। विद्यार्थी तो विद्यार्थी शिक्षकों के धमकावे, तो विद्यार्थी शिक्षकों के रोजे धमकावे। काहे कि अब मन न लगे परसारन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। तो झंझट के मारे छोड़ौनी पढ़ाई। अब इतना दुलार प्यार से घर में रहता था कि वो स्कूल में उसका जो टीचर बातचीत करते थे, मतलब लेक्चर देते थे, उसको समझ में आता तो नहीं था ना, वो सुनना चाहता था, तो वो झंझटबाजी ही करते रहता था। तो झंझट के मारे छोड़ौनी पढ़ाई, झंझट के मारे छोड़ौनी पढ़ाई, शादी करौली अगुआ के बुलाई। तो झंझट के मारे छोड़ौनी पढ़ाई, शादी करौली अगुआ के बुढ़ाई। और दिन बीतल बहू के निहारन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। मन के सोचल मन ही रह गेल, अरे सब चल गेल बहारन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। लेकिन शादी का पहले क्या हुआ कि दहेज में खूबे रुपया, दहेज में खूबे रोकड़ा गिनवाई। भइल वसूली जे रहल बिकाई। मतलब पढ़ाने लिखाने में जो खर्च हुआ था वो दहेज के रूप में सारा वसूली हो गया। तो दहेज में रोकड़ा खूबे गिनाई, भइल वसूली जे रहे बिकाई। टेप रिकॉर्डर घड़ी साइकिल सबे दहेज में बयाई। अब बबुआ साइकिल मुकावे, अब बबुआ साइकिल मुकावे, अश्लील गाना शुभ जोर से बजावे। लता लाती करे, अरे लता लाती करे गवारन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। मन के सोचल मन ही रह गेल, सब चल गेल बहारन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। तो उसके आगे क्या हुआ कि एक दिन थाना से सूचना आई, एक दिन थाना से सूचना आई,
बबुआ तोहर बाप खूब पिटाई। एक दिन थाना से सूचना आई, बबुआ तोहर बाप खूब पिटाई। टांग टूटल बा गोली लगल बा, चरस गजा तस्करी में रहे पकड़ाई। तो रतिया बीतल गुनावन में जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। मन के सोचल मन ही रह गेल, सब चल गेल बहारन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। तो जब थाने में चला गया तब क्या हुआ कि खेत बेच के रुपया जुटौली, खेत बेच के रुपया जुटौली, मुखिया जी के पकड़ी जमानत करौली। खेत बेच के रुपया जुटौली, मुखिया जी के पकड़ के जमानत करौली। अरे दाग लगा दिले खानदानन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। तब पढ़ के बउआ बानर भेल, तब पढ़ के बउआ बानर भेल, लाज धाक तखा पर गेल। पढ़ के बउआ बानर भेल, लाज धाक तखा पर गेल। एकरे गिनती है झारन में, जे बात रहल अरमानन में। झारन किसको बोलते हैं? जब भी धान को जो ओसौनी करते हैं, छांटते हैं, तो सबसे आगे वाला जो भाग होता है, जो हवा में उड़ते रहता है, उसमें दाना नहीं रहता है, उसको झारन बोलते हैं। तो इंसान के रूप में वैसा ही झारन में इसका गिनती है कि तब पढ़ के बउआ बानर भेल, लाज धाक तखा पर गेल। एकरे गिनती है झारन में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। तब कहे सीताराम न ढेर कर बतिया, कहे सीताराम न ढेर कर बतिया, बचपन से सुधारा दतिया। जो हम लोग शुरुआत में बच्चे को सर पे चढ़ा लेते हैं, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि कहे सीताराम न ढेर कर बतिया, बचपने से सुधारा दतिया। ताकि नाम रोशन करे चंपारण में, जे बात रहल अरमानन में, जे बात रहल अरमानन में। धन्यवाद। जय हिंद।